मुकेश राजपूत शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे इस शो के विशेष मेहमान हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस शो में, हमारे बहुत चैनल धन्यवाद पर। आपका। हाँ, बड़े अरसे के बाद आपको खींच के हम यहाँ लाए हैं। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बड़ी देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है फिर भी आप आए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सूर्य समाचार के तो बहुत ही चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, हमारे फरीदाबाद में भी हमेशा संपर्क में रहते रहे हैं। आपके सारे जो टीम है वो हमेशा टच में रहती है, हमेशा मेरे सबके साथ बातचीत होती रहती है। जी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो कांग्रेस वाले अक्सर कहते हैं कि मीडिया कांग्रेस को दिखाता नहीं है, तो हमारी टीम पहुंचती है वहाँ पे और आपको दिखाती है। नहीं, बिल्कुल है, सारी टीम बहुत अच्छे से। चलिए, मतलब ये वाला आरोप हम पे नहीं लग सकता, ये मीडिया के तौर पे एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो मेन स्ट्रीम की मीडिया के बारे में बात होती है। अभी आप लोगों से तो बड़ा सहयोग मिलता है हमें, और जो सही लोगों का आईना तो आप हैं, जो आप लोगों को दिखाते हैं। जी, तो अभी हम हरियाणा की बात करें या फिर इंडिया की बात करें तो क्या है, क्या चल रहा है? हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त कांग्रेस की हवा चल रही है। आपने देखा होगा अभी एक साल के अंदर लगभग 32 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, और बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, इनेलो से, जेजेपी से, सभी चारों पार्टियों से, और उनके जो बड़े जो नेता, जो संगठन में जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश के चाहे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारी पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस का एक भी आदमी, कोई एक भी कार्यकर्ता कोई उधर नहीं गया। तो ये इस बात का संकेत है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की ज़बरदस्त हवा चल रही है, और आने वाला जो 2024 वो कांग्रेस का होगा, हरियाणा में, विधानसभा में भी और पार्लियामेंट में भी। जी, और इसके हरियाणा के साथ साथ जो मैंने दूसरा शब्द जोड़ा था वो था इंडिया। अब आप उस इंडिया को भारत के तौर पे देखते हैं या महागठबंधन के तौर पे देखते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इंडिया को? नहीं, इंडिया तो भारत तो है ही। इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो हमारा इंडिया गठबंधन है ये अलग है, जो जिसमें हमारे अभी सभी 28 दलों का गठबंधन जो हुआ है, वो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनके सभी पूरी तरह से उसमें उनकी सहभागिता है, और सारा मिलकर के काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में। और ये इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया का सुपड़ा साफ करने जा रहा है। जी, तो ये जो इंडिया गठबंधन है, और ये मुझे लगता है कि सबसे वाजिब पहला सवाल मेरा होगा, हरियाणा में इसका क्या रोल रहेगा? क्योंकि हरियाणा में तो आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अलावा कोई दमदार बंदा है नहीं, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें या इनेलो की बात करें। तो क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से इन लोगों को आप अपने साथ एडजस्ट करेंगे? क्योंकि इनेलो के अगर अभय चौटाला आएंगे तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, सीट मांगेंगे। आम आदमी पार्टी अगर आपके साथ आती है वो भी सीट मांगेंगे, आप कहेंगे हम सीट नहीं देते, तो कैसे बात बनेगी? ऐसा है, इसमें जो फीडबैक हमारा नेतृत्व हमसे लेगा तो हम उन्हें ज़मीनी सच्चाई बताने का काम करेंगे। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व हमारा कांग्रेस नेतृत्व, वही इसके बारे में फैसला लेगा, अंतिम फैसला, और जो भी उनका फैसला होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। जहाँ तक संदर्भ है, हरियाणा में ना तो आम आदमी पार्टी का कोई वजूद है और ना ही इनेलो का कोई वजूद है। इनेलो तो कतई भी भरोसे के नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये बीजेपी को वोट देते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये बीजेपी को वोट देते हैं, राज्यसभा के चुनाव में ये बीजेपी को वोट देते हैं। ये हमेशा इन्होंने कांग्रेस के खिलाफत की है, हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। तो ये बीजेपी से मिले हुए बीजेपी की ही बी टीम है। तो ये उसी तरह से जो आम आदमी अब अलग हो गए ना, वो जो पहले वाले इनेलो वाले थे वो दो फाड़ हो गए। मतलब एक अभय चौटाला है, एक अजय चौटाला है। अजय चौटाला जी के पुत्र तो अब उप मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन अभय चौटाला तो कह रहे मैं तो सोनिया गांधी को निमंत्रण दे रहा हूँ, ये जो 25 तारीख को कैथल में रैली होगी, और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निमंत्रण दूंगा, वो भी आए। तो मतलब वो तो आपके पास आना चाह रहे हैं। ऐसा है ना कि इनेलो और जेजेपी दोनों हमारे लिए एक है, क्योंकि जब अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो इनेलो और जेजेपी दोनों ने मिलकर के
जो कांग्रेस के खिलाफ जो कैंडिडेट था उसका समर्थन किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, जेजेपी और इनेलो ये भी हमारे लिए दोनों एक जैसे ही हैं जी। इनमें से कोई भी कांग्रेस से कभी नहीं रहा, इन्होंने हमेशा कांग्रेस की खिलाफत की है। हमने जो है ना, हमें तो अपने नेतृत्व को जो ज़मीनी सच्चाई बतानी है, बाकी जो फैसला लेगा नेतृत्व तो वो सबको मान्य होगा। अगर जो अभय सिंह चौटाला, मुझे तो पता नहीं है, अगर वो कोई अप्रोच करते हैं हमारे कांग्रेस निमंत्रण भेजा उन्होंने, सोनिया गांधी को भी भेजा उन्होंने, मैंने सुना है अभय चौटाला के हम उनको निमंत्रण देने जा रहे हैं। हाँ। तो उनको दिया होगा, वो हमारे संज्ञान में नहीं है जी। हमारे संज्ञान में नहीं है। हमसे अगर इस गठबंधन के संदर्भ में पूछा जाएगा तो हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मतलब आप मना कर देंगे कि अभय चौटाला नहीं चाहिए? हम उनको जमीनी सच्चाई बताएंगे, फिर फैसला उन्हें लेना है जी। वही आम आदमी पार्टी का, आपसे पहले वही आम आदमी पार्टी का है जी। क्योंकि ये अभी आदमपुर का चुनाव हुआ था। हाँ। आदमपुर के चुनाव में जो आदमपुर जो है, जो केजरीवाल जी का गृह क्षेत्र है, उनका घर वहीं है, आदमपुर के साथ लगता है। ये सिवानी कस्बा बिल्कुल आदमपुर हल्के के साथ लगता है। इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी थी, नई वो भी पंजाब साथ लगता था, आदमपुर के नज़दीक। दोनों मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का सारा नेतृत्व वहाँ पर पूरा जोर शोर उन्होंने लगाया और केवल 2.9% वोट उनको अर्जित हो सकी। और इससे पहले भी जो 90 जो विधानसभा में चुनाव लड़ा पीछे और 10 लोकसभा में, ऐसा एक भी विधानसभा या लोकसभा का नहीं है जहां आम आदमी पार्टी की जमानत बची हो। जी। अब जो आपसे पहले अध्यक्ष थे, हालांकि आपसे पहले तो कुमारी शैलजा थी, लेकिन उससे भी पहले थे, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर अशोक तंवर। उनके बारे में मैंने कुलदीप शर्मा से पूछा था कि इनको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कह रहे अशोक तंवर हैं, डॉक्टर हैं। तो फिर मैंने उनको कहा था डॉक्टर तो हैं पर कांग्रेस का इलाज तो नहीं कर पाए। तो कांग्रेस का इलाज वो नहीं कर पाए, आप लोगों ने, हुड्डा साहब ने कहते हैं उनका ही इलाज कर दिया और पार्टी छोड़नी पड़ी, टीएमसी में जाना पड़ा, अब आम आदमी पार्टी में। वो भी कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ गठबंधन करना है और हमें सीट दी जाए। तो मैंने उनसे पूछा भाई सीट क्यों दी जाए, आप तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है। तो कहते कांग्रेस को सीट इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जो 10 की 10 संसदीय सीट थी उस पर हारे हैं, अगर इस बार नहीं हारना तो हमें साथ में लेके चलें। ऐसा है कि अशोक तंवर सहारा तलाश करते फिर रहे हैं, उनके लिए कहीं भी अस्तित्व बचाने के लिए जगह नहीं है। जिस तरह से आपने बताया, ये जिस समय हरियाणा के मतदाता भी नहीं थे, उस समय इनको हरियाणा से सिरसा लोकसभा से कांग्रेस ने टिकट दी और इनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया। उसके बाद इनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन इन्होंने पार्टी की जड़ें खोदने का काम किया और उसका परिणाम है ये छोड़ करके टीएमसी में गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। कुछ दिन बाद ही टीएमसी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में गए, वहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने नहीं पूछा। अभी कोई प्रचार के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी, प्रचार अभियान समिति का, लेकिन वहाँ भी उनकी कोई कदर नहीं हो रही और वो तलाश करते फिर रहे हैं। नहीं है वहाँ पे कोई इज्जत नहीं, कोई तलाश करते फिर रहे हैं कि कोई विधानसभा ऐसा मिल जाए, कोई लोकसभा की सीट ऐसी मिल जाए दोनों में से। इस गठबंधन के बहाने वो प्रेशर बनाना चाहते हैं कि कोई सिरसा या अम्बाला से कोई हमें कोई गठबंधन में आ जाए, लेकिन उनका जो व्यवहार रहा है, जो जनता ने उनको देखा है, जो समझा है, जो उनका कार्य प्रणाली रही है, उससे उनका कोई भी न जनाधार है और वो अपने आप को कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें किम कर्तव्य विमूढ़ है वो हालत हो रही है कार्य करके। अशोक तंवर की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की, दोनों की बिल्कुल 36 का आंकड़ा रहा। वो मुख्यमंत्री रहे, ये प्रदेश अध्यक्ष रहे। यहाँ पर कुछ किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे दिल्ली में ही, तो आरोप लगाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि उनके पीएसओ ने पीट दिया। मेरे भी कार्यक्रम में वो आए थे, किसी दूसरे चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो लगा रखा था कॉलर। तो पिटवाने की क्या जरूरत थी? इससे तो पता चलता है कि कितने झूठे लोग हैं। मतलब कॉलर, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था।
इन्होंने खुद ने ही ये उकसा रहे थे, लोगों को नारे अपने लगा रहे थे, और उसका परिणाम जब रिएक्शन हुआ, उसको रिएक्ट किया लोगों ने, तो इन्होंने वो ड्रामा करके वहाँ पहुँच गए, जा करके अस्पताल पहुँच गई है वो करके, और कुछ भी नहीं। वो फोटो और दिखा फिर- रहे थे, उनके जो पत्नी है वो भी फोटो दिखा रही थी। फिर वो खट्टर साहब गए थे उनसे मिलने के लिए, उन्होंने कार्यकर्ताओं दिखाया ये से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीएसओ हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष जाकर कहीं कोई फोटो नहीं, वो बिल्कुल गलत है। उनकी कोई- पत्नी ने दिखाई मुख्यमंत्री नहीं, को। वो कोई प्रदेश अध्यक्ष अगर कार्यकर्ताओं से भिड़ेगा अननेसेसरी, उसे साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है या वहाँ पर तमाशा खड़ा करने की जरूरत है? अगर हुड्डा साहब भी पहुँचे, अभी सारे एमएलएज थे, जब पहुँचे थे, ये अपना मजमा लगा रखा था एक 4 व्हीलर पे आए थे। इनका था कि भाई हुड्डा साहब आए हैं, एमएलएज आए हैं, उनको भी उस पर मंच पर बुलाते, आमंत्रित करते, बजाय उनको बुलाने के अपनी नारेबाजी शुरू कर दी। वो किस लिए? वो हुड्डा साहब और जब एक ही पार्टी में हमारे नेता आ रहे थे, राहुल गांधी जी यात्रा करके उत्तर प्रदेश से, उनके स्वागत के लिए गए थे, तो इनको पहले तो सम्मानजनक ढंग से उनको अपना ऊपर साथ में लेना था मंच पे, और नहीं तो अपनी कार्रवाई अपने बोलता रहता जैसे भी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ में उकसाया, और जो वो परिस्थिति, जो हालात बने, उससे वो सारा वो एक्सपोज हो गया उनका। इसीलिए तो फिर उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। आप ना मुझे बहुत सीधे साधे भोले भाले नेता लग रहे हैं, जो अक्सर होते नहीं है। तो अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद पे हैं आप, और कांग्रेस पार्टी में इतने सारे नेता हैं, इतने सारे बड़े नेता हैं, इतने सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हैंडल कैसे करते हैं आप? क्योंकि रोज़ आपके ऊपर आरोप लगा देती हैं, किरण चौधरी घेर के रखती हैं आपको, कुमारी शैलजा घेर के रखती हैं, कहते हैं बस जो ये सुनते हैं इनके लिए तो हुड्डा साहब और उनके बेटे ही भगवान हैं, बाकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से, नेता से, अध्यक्ष जी को वो कुछ क्या नहीं लेना, कहते हैं? रबर स्टैंप है। देखिए वो क्या कहते हैं उस पर मुझे नहीं जाना। मुझे कांग्रेस नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी को संभालने की। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबको बुलाता हूँ, सबको टेलीफोन करता हूँ। यही तो आरोप लगता है, किरण चौधरी कहती बुलाते ही नहीं है, फोन ही नहीं करते हैं। किरण चौधरी बिल्कुल गलत बयानी करती हैं। हाँ, बुलाते हैं, फोन वोन करते हैं। मैंने उनको हमेशा टेलीफोन भी किया, फिर जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे पर टेलीफोन नहीं, तो फिर मैंने राइटिंग में पत्र लिख करके उनको मेल करना शुरू कर दिया कि आपको यहाँ पर इनवाइट किया जाता है इसमें, और आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें, आपको मंच पर जिससे कि पर्याप्त जो है ना आपको सम्मान दिया जा सके मंच पर, आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें। अब वो कहे कि मुझे तो बुलाते नहीं, मुझे बुलाते तो मैं तो मिठाई और समोसे लेकर के खड़ी रहती। आप मीडिया को बुला लिया करो ना कि इसमें हमने किरण चौधरी जी को भी बुलाया है, हमने सुरजेवाला को भी बुलाया है, मीडिया ने जब भी बुलाया मैंने तो अभी कुमारी शैलजा को भी बुलाया है। मैंने बताया, लेटर भी, आपको भी लेटर भी चाहिए जो, तो मैं लेटर भी दे सकता हूँ। फिर वो कह देंगे आप लेटर लिख लेते हो लेकिन डालते नहीं हो बाद में। वो तो मेल है, ईमेल नंबर है, उसको कैसे नकार सकते कोई? मतलब सबूत वो तो सबूत है, उसको कैसे नकार सकते हैं? और दूसरे की ये अपनी ये मेरे से कहना, मैं तो सबको सम्मान करता हूँ, अगर ये उनकी सोच है कि वो किस तरह से वो लेते हैं, और मेरा तो मकसद ये है कि जो भी सीनियर नेता हैं उनकी और अधिक जिम्मेदारी बनती है। अभी इस पिछले महीने 7 तारीख को हमारे AICC में हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने और हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मीटिंग ली थी सभी सीनियर लीडर्स की जी। वहाँ बुलाए थे, और वहाँ एक सबको हिदायत जारी की थी कि किसी को कोई समस्या है तो वो, राहुल जी ने कहा था या मेरे को या खड़गे जी को वो आप बताएं, कोई भी मीडिया में नहीं जाएगा। बीच में तो एक बार ऐसा भी कह दिया था ना, जो भी समस्या है खड़गे जी को बताएं, मुझे परेशान ना करें। अगर खड़गे जी को बताएं, मुझे परेशान ना करें, खड़गे जी को बताएं या मुझे बताएं, और कोई भी मीडिया में जाकर के बात ना करे। और वही हिदायत अभी भी वहाँ पे, अभी हैदराबाद में भी दी सभी लीडर्स को सारे देश में। तो इसमें जो वरिष्ठ जो नेता हैं, जो AICC में पदाधिकारी हैं या PCC प्रेसिडेंट या CLP,
उनकी अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई ऐसा बयान ना दें जिससे कि उनके जो समर्थक साथ कार्यकर्ता हैं, जी, अगर एक बड़ा नेता कोई बयान देता है तो उससे स्वाभाविक तौर से जो उनके जो समर्थक जो कार्यकर्ता हैं वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बयान देते हैं और उससे पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात लगता है। जी, एक सवाल मेरा आपसे, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि आप पे आरोप लगता है कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रबर स्टैंप हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं वही आप करते हैं। देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो प्रदेश के बड़े नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 7 साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, 5 बार एमएलए रहे हैं, बेटा उनका मेंबर पार्लियामेंट 4थी बार हैं, इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके कार्य हैं। अब आप ये बताएं कि मैं तो सबकी इज्जत करता हूँ, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं सभी को इज्जत करता हूँ और सभी को साथ में लेकर के चलता हूँ, और ये उसकी अपनी छोटी सोच है जो मेरे बारे में इस तरह के अगर कोई रखता है भावना तो ये उसकी छोटी सोच है। जो रणदीप सुरजेवाला मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। जी, आरोप लगता है तो मैंने कहा आपको मंच मिला आरोप तो है। किसी पर कुछ भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आजकल पहले रणदीप सुरजेवाला जो है, रणदीप सुरजेवाला इतने ज्यादा खुल के सामने नहीं आते थे, आजकल उनका भी गुट काफी फल फूल रहा है। देखिए वो कोई बात करते हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता ना, ये सब जानते हैं सबको कौन किस तरह से क्या कर रहा है, ये ऐसा कोई किसी से छिपी हुई बात नहीं। और हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो सारा चीज़ देख रहा है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो ये एकजुटता की ज़रूरत है, कांग्रेस को सरकार बनानी है, कांग्रेस को जिताना है, सबको चाहिए। मेरी तो यही अपील है कि मिल कर के बात करें, किसी के आपस में किसी के खिलाफ अगर गलत बयानी करते हैं तो उससे पार्टी का नुकसान होता है। जी, अभी जो आपकी हाई कमान है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनके सबसे करीब कौन है हरियाणा के राजनेताओं में? क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, क्या वो रणदीप सुरजेवाला हैं, या किचन तक पहुंच रखने वाली कुमारी शैलजा हैं? सबके नज़दीक है, सबके सारे जिम्मेदारी सबके बांट रखी है। कांग्रेस नेतृत्व ने सबको जिसको जिस लायक समझा है उसकी जिम्मेदारी बांट रखी, और ये जिम्मेदारी भी किसी की कोई बपत्ती नहीं है। जब तक कांग्रेस नेतृत्व का मेरे पर विश्वास है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जिस दिन चाहे दूसरे को बना देंगे। प्रभारी जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है वो उस जिम्मेदारी को अपना सही ढंग से निर्वहन कर रहा है। अगर किसी में किसी तरह की कोई बात है तो वो नेतृत्व से मुझे भी कोई बात करनी होगी, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं सीनियर लीडर्स के बारे में, तो मैं मीडिया में बात नहीं करूंगा। कोई बात करनी होगी तो मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करूंगा, मैं आदरणीय राहुल जी से बात करूंगा, मैडम सोनिया जी से बात करूंगा। जो बात करनी है मैं कांग्रेस नेतृत्व के सामने समक्ष रखूंगा। लेकिन ऐसा ही मैं चाहता हूं कुछ ऐसा कि कोई दूसरा जो इस तरह की जो घटिया जो छोटी सोच रखते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी ने भी, मुझे नहीं पता, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, किसी ने ये कहा हो कि उदयभान रबर स्टैंप है या उदयभान जो है उसका हुड्डा जी का कहते हैं, है नहीं, कोई कहता हो, मैंने किसी की बात ऐसी सुनी नहीं, और ऐसा उनको शोभा भी नहीं देता अगर कोई कहता है तो। मैं कांग्रेस का पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा का, अपने दायित्व को समझता हूँ, अपने दायित्व को निभा रहा हूँ। मेरा दायित्व है सारी पार्टी को एक साथ में लेकर के चलने का और कांग्रेस की सरकार बनाने का। जी, अब कांग्रेस से हटते हैं और एनडीए पे आते हैं, भाजपा पे आते हैं, भाजपा जजपा गठबंधन पे आते हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर इस वक्त आपके जो साथ हैं दूसरे पार्टी के, हम कहें कि जिनको ये जिम्मेदारी मिली है, प्रभारी साहब मौर्या साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका और आपका क्या गठबंधन है, कितनी ट्यूनिंग है और क्या विचार मेल खाते हैं? वो एआईसीसी की तरफ से हमारे नेतृत्व में प्रभारी के रूप में उनकी ड्यूटी लगाई है, और वो जब से प्रभारी के रूप में आए हैं वो बहुत गंभीरता से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने सारे लोकसभा में
सभी लोकसभा के जो सीनियर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, सबके साथ में चर्चा की है। हमारे एआईसीसी से कोऑर्डिनेटर लगा करके जो दूसरे डिफरेंट स्टेट से लेकर के उनको भेजा है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो अभी कोई जो रिपोर्ट देंगे वो हाईकमान को देंगे। मेरे समक्ष तो कोई चीज़ बात आई नहीं है। आपका लेकिन उनके साथ तालमेल ठीक चल रहा है? मेरा तालमेल सबके साथ ठीक है। उससे पहले शक्ति सिंह गोयल जी के साथ भी ठीक था, विवेक बंसल जी से भी ठीक था, मेरा किसी से कोई नहीं। अभी जो कांग्रेस की मीटिंग्स हो रही हैं, जाहिर है कि आप भी उत्साह में होंगे। 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलते हुए कि इस बार हमारी सरकार आएगी, तो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह में हैं। जहाँ पर भी आपकी मीटिंग होती है वहाँ पे डंडे चलते हैं, कुर्सियाँ एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, अपने पक्ष में दूसरे कांग्रेस के नेता के विपक्ष में नारेबाजी करते हैं। तो उनको देख के लगता है कि कांग्रेस को जिताने या हराने के लिए किसी दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आप ही की पार्टी के लोग उसको जिता सकते हैं और आप ही की पार्टी के लोग हरा भी सकते हैं। कहीं नहीं, आपने देखा होगा राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। हमने 1 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान के बॉर्डर से उनको रिसीव किया था, वहाँ रैली की थी, और पूरा फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात के अलावा फिर पानीपत, करनाल, अम्बाला, जो अभूतपूर्व जो लोगों का जो जन समर्थन, जो जन सैलाब के रूप में जो उमड़ करके आए, पानीपत में इतनी बड़ी विशाल रैली की। हमने विपक्ष आपके समक्ष के रूप में सभी हमने 9 लोकसभा में हमने मीटिंग की। अभी हिसार में लाखों आदमी थे, इतना ज़बरदस्त मीटिंग थी, 15 किलोमीटर तक जाम लगे हुए थे। ज़बरदस्त हमारी मीटिंग और उत्साह लोगों के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस तरफ बना हुआ है। हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हमने सोनीपत में की, जिसमें 50-60 हज़ार आदमी की हाजिरी थी। उसी तरह से कबीर जयंती हमने रोहतक में की थी। तो सभी जगह इतना बढ़िया हुआ। जो आप चर्चा कर रहे हैं वो संगठन के बारे में, जब एआईसीसी कोऑर्डिनेटर और जो 2 पीसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर वहाँ पर गए हैं, कहीं पर कोई अनुशासनहीनता हुई है तो उसकी रिपोर्ट भी हमारे प्रभारी और नेतृत्व ने, क्योंकि वो दूसरे प्रदेशों से जो एआईसीसी कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रिपोर्ट ली है। और अगर किसी ने, देखिए, एक तो यह है कि अति उत्साह में, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, अपने आदमियों को एडजस्ट करने की होड़ लगी हुई है कि मेरा आदमी एडजस्ट हो, मेरा आदमी यहाँ संगठन में एडजस्ट हो, मेरा जो नेता है वो मुख्यमंत्री बने, भावी मुख्यमंत्री के कई हैं, मुख्यमंत्री के कई कैंडिडेट होना भी इस बात का संकेत है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। आप मुझे बताइए ना कि कितने अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव पिछला मैंने देखा, नहीं, आप देखते रहते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछला जो चुनाव मुझे देखा, मतलब मुझे आपको बता रहा हूँ मैं, और लोगों में भी, मतलब आम आदमी जो बातचीत करते हैं, क्योंकि राजनीति के आप तो घाघ आदमी हैं, आप तो अपने दादाजी के समय से राजनीति करते आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुमारी शैलजा हारी तो अशोक तंवर खुश हैं, अशोक तंवर हारे तो कुमारी शैलजा खुश हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे तो उनके विरोधी खुश हैं। 10 की 10 सीट हार गए लेकिन फिर भी सब खुश हैं। अब 10 के 10 सीट जीतेंगे, सारे खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो अब 10 के 10 सीटें हैं, जीतेंगे और सारे के सारे खुश हो जाएंगे, कोई भी नहीं। तो और जहाँ तक जो मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे थे ना, देखिए, कांग्रेस में मुख्यमंत्री की प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री के दावेदार तो बहुत, लेकिन चुनाव के बाद में विधायक दल की मीटिंग होती है, एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर आते हैं और कांग्रेस नेतृत्व और विधायक दल उसमें फैसला लेता है। तो जो भी कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगा, जो विधायक दल फैसला लेगा, वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, वो कोई भी सही। वो समय, अब तो इस समय पार्टी को जिताने की वो है, उसमें ठीक है, दावेदार कई होंगे, सभी पहले भी होते रहे। तो आपका जो बयान अभी आपने दिया है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, कि विधायक जिसे चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। होता भी विधायक दल एवं आपके आला एआईसीसी नेतृत्व, कांग्रेस कमेटी का जो नेतृत्व है वो जो फैसला करेगा, कांग्रेस नेतृत्व। इस बयान को मैं ये मानूं कि आने वाले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे? मैं ये कह रहा हूं, जो कांग्रेस नेतृत्व और जो विधायक दल
जिस नेता को चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। सर फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपसे, चेहरा मुख्यमंत्री का क्या हरियाणा चुनाव में नहीं दिया जाएगा कि भाई हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा या एबीसी किसी दूसरे के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद घोषणा की जाएगी? ये भी हो सकता है। अगर ये हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगा कि अगर किसी को चेहरा अगर दो तरह से है, जैसे हिमाचल में या हुआ, तो वहाँ पे चेहरा नहीं बनाया मैं था, बता रहा ठीक हूं, है। जिस तरह से कहीं चेहरा बनाया जाता है, कहीं चेहरा नहीं बनाया जाता। इसीलिए मैं इस सवाल को तो तीसरी बार भी यही पूछ रहा हूँ कि अगर भूपेंद्र सिंह नहीं, हुड्डा वही मैं कह रहा हूँ, चेहरा होंगे या नहीं होंगे? मैं ये कह रहा हूँ जो कांग्रेस नेतृत्व के हाथ की जो चीज़ है वो चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि किस व्यक्ति के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में या XYZ और कोई उनके नेतृत्व में इलेक्शन होगा तो उनके नेतृत्व में होगा। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि चेहरा को डिक्लेयर नहीं करते और उस समय जब परिस्थिति के अनुसार विधायक दल की मीटिंग होती है, कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेता है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब में थे तब राहुल गांधी ने उनके कंधे पे हाथ रखा, उनको चेहरा बनाया। इस बार चेहरा नहीं बनाया किसी को भी, तो क्या हालात हुए कांग्रेस के आपने देखे वहाँ पे? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ये चेहरा तो कर्नाटक में भी नहीं था, हिमाचल में भी नहीं था। चेहरा कहाँ किसको बनाया था? चेहरा किसी को नहीं बनाया था। पहले छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं बनाया था। राजस्थान में भी आपकी बातचीत होती होगी। छत्तीसगढ़ में गहलोत साहब होंगे चेहरा या नहीं होंगे? मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी चेहरा नहीं था जब भूपेश बघेल बने, मध्य प्रदेश में भी चेहरा नहीं था जब कमलनाथ जी बने, राजस्थान में भी चेहरा नहीं था जब अशोक गहलोत बने। ये कब चेहरा डिक्लेयर किया? ये जरूरी नहीं है कि चेहरा डिक्लेयर कर भी सकते हैं और ना भी करें। ये तो मतलब ये कांग्रेस नेतृत्व का काम है, ये मेरे स्तर का नहीं है। मैंने तो जो है अपने प्रदेश को जो हुक्म है नेतृत्व का वो करना है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके या मेरे हाथ की बात नहीं है, तो जो आपका नेतृत्व करेगा। हाँ, वो लेकिन जो जनता फैन है ना अलग अलग नेताओं की, जैसे आपने बोला हर एक नेता का अपना अपना गुट है, आला कमान भी कहती है अपना शक्ति प्रदर्शन करो कि आप कितने मजबूत हो, तो वो शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलते रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता को अगर ये कैमरा के सामने आके कहना पड़ता है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, फिर उस पर कुमारी शैलजा टिप्पणी करती है, तो क्या ये पार्टी के लिए ठीक है? मैं कह रहा हूँ दावेदार होना कोई गलत नहीं है। दावेदार तो और ये कही है, जैसे आप कह रहे हो कोई और भी दावेदार हो सके, शैलजा जी हो सकती है, रणदीप भी कह रहे हैं कि मैं भी दावेदार हूँ, किरण चौधरी भी कहती है मैं भी दावेदार हूँ। लेकिन इसका फैसला तो कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है, कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है। ये कोई दावेदारी तो कोई भी हो सकता है और भी चौथा पांचवा हो सकता है। दावेदारी में क्या है? हरियाणा में तो ज्यादा वैसे हुड्डा साहब की चलती है, क्योंकि इसी के हुड्डा साहब ने काम किए, हुड्डा साहब की तो चलनी है। इसी के चलते चाहे यहाँ पे 10 जनपद के आला कमान के जितने मर्जी नजदीक रहे हों, रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा के लिए उनको राजस्थान जाना पड़ा। हरियाणा से भी तो उनको जिताया जा सकता था, आपके पास थी, आपके अंगणित आपके नेतृत्व किसको कहाँ से लाना चाहता है, नेतृत्व ने काम करना है। ये कोई हमारे लेवल पे कोई आप इतने घाग नेता है। मैं पहले बहुत भोला भाला समझ रहा था कि मतलब जो भी सवाल का जवाब नहीं देना है उसमें ये कह दो कि जो नेतृत्व करेगा वो मुझे मंजूर है। मतलब अपने ऊपर कोई चीज लेनी ही नहीं, जो मेरे लेवल के होगा यस मैन की भूमिका में रहना है। नहीं, जो कांग्रेस नेतृत्व का तो हम उनके तो टीम के हिस्सा हैं, सलाह देते हैं ना, जैसे आप जैसे एक्सपीरियंस वो जो सलाह तो कैमरे पे थोड़ी दी जाएगी। नहीं, मैंने कोई अपना कोई बात प्रकट करनी है। आपके दादाजी ने कब चुनाव लड़ा था? 1927 में। 1927 में नगर पालिका का तीन बार ब्रिटिश शासन में 3 बार नगर पालिका होडल के अध्यक्ष बने। 27 से 42 तक 15 साल रहे। और उस वक्त क्या हालात होते थे देश में? जाति पाति को लेकर रिजर्वेशन थी नहीं और बहुत ज्यादा जातिवाद था, बहुत ज्यादा छुआछात थी। उस समय बहुत बड़ी बात थी कि भाई के जनरल सीट पे है और एक शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति और वो चुनाव जीतता है शहर में से नगर पालिका में,
तो एक बहुत बड़ी बात थी और बड़ा उसका तो दादाजी पे गर्व होता है ना। उनका तो सारे देन ही है, दादाजी ने फिर पिताजी शुरू किया सबको, दादाजी ने पिताजी ने हमारा पिताजी बड़ा वो संघर्ष रहा। पिताजी आपके चुनाव लड़े। हमें तो राजनीति सुनो तो सही ना, विरासत में मिली है। आप ही के परिवार की तारीफ कर रहा हूँ। पिताजी चुनाव लड़े ना, हाँ लड़े, चुनाव जीते भी। कैसे सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी उंगलियों पे नचाते थे? ये तो अपना अपना वो रहता है कि भाई तो सभी राजनीतिक दलों को उदय नहीं, भान जी जो है, सभी राजनीतिक दलों को नहीं, वो बहुत अपने इरादे के मजबूत पक्के थे और किसी से दब करके राजनीति नहीं करते थे। वही कह रहा हूँ ना, कोई क्या राजनीति करते थे। भाई तू और तेरी ये रही पार्टी, मैं चला नहीं जी, आप आओ इधर, आए वापस, ठीक है। तो वैसी जो उदय भान है उनको अपने दादाजी पे गर्व है, अपने पिताजी पे गर्व है, तो जो आपके पोते हैं वो भी आप पे गर्व करें तो खुल के बोला करो ना। नहीं, खुल के बोलते हैं। हाँ, खुल के बोलते हैं। हाँ। मैंने भी, पिताजी भी इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे, मैं भी इंडिपेंडेंट एमएलए बना और 50% वोट लेकर के एमएलए बना। यूँ नहीं कि भाई तिकोने चौकोने मुकाबले में कोई दाव लग गया हो। मैंने लोगों की राजनीति करी है, लोगों की आवाज़ उठाई है, लोगों की सेवा करी है, लोगों के दिन रात हम साथ में संपर्क में रहते हैं। हम जमीनी लोग हैं, हमने हवाई राजनीति नहीं करी। हम जो है बिल्कुल ये ठीक है, मैंने दिल्ली की राजनीति नहीं करी। ये अब मौका मिला मुझे प्लेटफॉर्म, नहीं मैंने तो वहीं तक सीमित था अपने जिले तक। ये प्लेटफॉर्म मिला कैसे? क्योंकि इसको लेकर ना बहुत कांग्रेस संघर्ष चल रहा ने सोचा मुझे जो इस लायक समझा, मुझे दी जिम्मेदारी। बहुत लोग थे इस कतार में, कतार में तो बहुत थे। हाँ, फिर अब कुछ गुण देखा होगा। हाँ हाँ, फिर कहते हैं तो हुड्डा साहब ने बनवा दिया, कुछ गुण देखा होगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं, कौन किसकी क्या करता है ये तो नहीं, ये चीज क्या है, ये तो आप नेतृत्व से पूछें। हुड्डा साहब से कोई भी सवाल पूछते हैं ना जो उनको पसंद नहीं आता, तो उनकी आदत है वो कह देते हैं ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है। वैसी आपकी आदत होगी, ये तो नेतृत्व से पूछे। नहीं, वो मुझे क्या पता का हाथ रहा कि नहीं रहा आपको अध्यक्ष बनवाने? मैंने कहाँ से लॉबिंग की, या उन्होंने किस में की, या मुझे किस तरह से बनाया, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है जी। अब हम इसमें चर्चा करनी थोड़ा सा फिर से कांग्रेस में उलझ गए थे, अब देश की बात करते हैं। और देश में इस वक्त जो शासन है वो मोदी साहब का चल रहा है, और महिला आरक्षण बिल जो है वो आप तो राज्यसभा में ही रख पाए थे। नहीं, मोदानी का। हाँ? मोदानी का चल रहा है शासन। अच्छा, चलो, मेरे को समझ नहीं आया क्या कहा आपने। अभी राज्यसभा में आप पास नहीं करवा पाए थे ये महिला बिल, आपने रखा था, कौन से सन में रखा था? नहीं, 2010 में राज्यसभा से पास कराया था। हाँ, पास हो गया था। लोकसभा में क्या हुआ था? लोकसभा में ये नहीं हो पाया, जो कई पार्टियों का इसमें एतराज था। तो इस बार आप खुश हैं? उसमें हाँ, हमने सारा पहले से ही कहा था, हमारे मैडम सोनिया जी ने भी, खड़गे जी ने भी, राहुल जी ने भी पहले से चिट्ठी में लिखी, कई बार मांग की थी इनके। ये 9.5 साल से ये सत्ता में है, अगर हमारी सरकार होती तो कब का हो चुका होता। पर अभी भी खुश तो नहीं है, आप कह रहे पता नहीं कब लागू होगा, अब क्या हुआ है? अब एक तरह से हो गया, महिलाओं को लड्डू दिखाया है और कहा है कि ये लड्डू तुम्हें अभी खाना नहीं है, अभी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा इस लड्डू को खाने के लिए 10 साल, भोग भाग लगेगा ना, तभी तो 10 साल 15 साल। अभी गणेश चतुर्थी के दिन ये पावन कार्य हुआ है, नई संसद में पहला पावन कार्य हुआ, गणेश चतुर्थी थी उस दिन, आप लोगों को बुलाया गया। जो ये जुबले जो फेंकते हैं ना, इनका शिगुफा छोड़ते हैं, अभी भी जो है इन्होंने एक तरह से बेवकूफ बनाने का काम किया महिलाओं को। कैसे? धोखा देने का काम किया है महिलाओं को। कैसे? ऐसे कि जब इन्होंने बिल में ही अगर इनको पास करना था तो अभी ये पास कर देते हैं। अब इन्होंने बिल में ही ये प्रोविजन कर दिया कि जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद में लागू होगा। जनगणना पहले की 2011 की है, इनके पास आंकड़े हैं, जातिगत जनगणना भी है। राहुल गांधी भी कह रहे थे कि आप पब्लिश करो, नहीं तो मैं पब्लिश कर दो, और ये अभी से लागू कर दो। इसे अभी जो चुनाव होने हैं इसे हम लागू कर दो, वो तो इनके हाथ में था। अब इसको ये कहना कि भाई जनगणना और उसके बाद फिर परिसीमन, जनगणना में कितना समय लगेगा, परिसीमन में कितना समय लगेगा, कोई डेट है,
तारीख कोई बताएंगे कि कब तक है, कब लागू होगा, ये महिला आरक्षण जो ये लेकर आए उसको लागू कब करेंगे, ये बताएं सही। ये सिर्फ जो है वोटों की खातिर के भी कि हम महिलाओं के वोट ले लें, और ऐसा वो ऑरा बनाया कि स्पेशल वो तो अगर कहेंगे स्पेशल हम सेशन बुला रहे हैं, स्पेशल सेशन के लिए पहले पता होता है कि स्पेशल सेशन में क्या होना है। ऐसा गुप्त रखने का एजेंडा था क्या? महिला आरक्षण का ये कोई गुप्त एजेंडा था? एक दिन पहले मंत्रिमंडल की भी मीटिंग करते तो उसका भी नहीं बताते, गुप्त मीटिंग की उसमें क्या मंत्रिमंडल में क्या फैसला हुआ वही बताएंगे हाउस में। मतलब ये ऐसा इवेंट और इस तरह से वो ऐसा पेश करते हैं कि जो पता नहीं मोदी जी क्या लेकर के आ रहे हैं। तो आप इतना उत्सुक क्यों रहते हो? उनका मंत्रिमंडल है, बाद में बता देंगे, क्या फर्क पड़ता है? आपने तो विरोध ही करना है। बाद में क्या बता देंगे? बाद में चलो उन्होंने बता दिया, लेकिन बता दिया ना कि यही नहीं पता कि 10 साल होगा, 15 साल होगा। अच्छा, वो लॉलीपॉप दे दिया इस तरह से। वो तो आपकी सरकार ने भी किया था, यूपीए की सरकार ने, क्योंकि आपका ताल्लुक हरियाणा से है, तो जाट आरक्षण देगी थी, जाते जाते मिल गया जाट आरक्षण, अनाउंस ही करके चले गए थे वो भी। नहीं तो कोर्ट में चला गया था मामला। हाँ, तो ये भी कोई तो कोर्ट में चला जाता फिर, अगर तैयारी नहीं करेंगे। ये तैयारी करके लाना चाहिए था महिला आरक्षण बिल। अगर इनको नियत साफ अच्छा, थी, मुझे एक चीज बताइए, नियत साफ थी तो अभी से शुरू करना चाहिए था, अभी से लागू करना चाहिए था। आजकल राहुल गांधी को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि अभी इस चीज पर भी वो जो आप जातिगत जनगणना के बारे में बोल रहे हैं, तो वो संसद में कह रहे थे कि आप जारी कर दो, नहीं तो हमारे पास डेटा है, हम रिलीज कर देंगे। इसका क्या मतलब? राहुल जी को गुस्सा आता ही नहीं। राहुल जी को गुस्सा आता ही नहीं। अच्छा, राहुल जी बहुत स्पष्टवादी कागज को फाड़ देते हैं, स्पष्टवादी हैं, और जो बोलते हैं एक एक शब्द बिल्कुल सही बोलते हैं, और वो फालतू फंड के लफाजी करने की उनकी आदत नहीं है। वो टू द पॉइंट बात करते हैं। उन्हें सीधा कहा कि भाई जो ना महिलाओं का जो आरक्षण है ये आज से ही लागू करो। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ओबीसी को इसमें कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि भाई 2011 की जनगणना हुई है और उसमें सारे जातिगत आंकड़े हैं, ना परिसीमन की जरूरत है, ना जनगणना की जरूरत है, उसके आधार पर आप अभी से लागू कर दो। उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि इनको देना नहीं था, तो ये सिर्फ शगुफा देना छोड़ना था। लाई क्यों फिर जब देना नहीं? ये है ही आरएसएस तो पहले महिला विरोधी है। अच्छा, ये कहाँ इनका जो ना महिलाओं का इनका ये सम्मान देने लगे? हो नहीं रहा क्या? महिलाओं के बारे में क्या मुझे बताने की जरूरत है? किस तरह से हमारे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। क्या मणिपुर में हुआ, क्या हमारे महिला पहलवानों के साथ हुआ, क्या हाथरस में हुआ, क्या कुलदीप सेंगर का हुआ, क्या वहाँ पर जम्मू में हुआ, ये बताने की जरूरत है। देखिए, हर एक चीज़ है उसके दो पहलू होते हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं लेना, मुझे सरकार का पक्ष नहीं लेना। मणिपुर की जो घटनाएं हो रही हैं किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराई जा सकती। पहलवानों की जो आप बोल रहे हैं, बात है, प्रधानमंत्री एक बार भी 3 मई से चल रही है घटनाएं, आज तक भी मणिपुर के बारे में ना बोलते हैं, ना कोई बयान देते, ना मुख्यमंत्री आज तक वहां पर बैठा रखा है। संसद में दिया तो था बयान, आप बॉयकॉट कर गए। ऐसे वो बयान दिया था, बॉयकॉट कर गए। बयान दिया था वो जब दिया था, जब 1 घंटे तक तो आप सुनते रहे, देते रहे। वही कह रहा हूं ना, था ही नहीं। एक चीज के दो पहलू। उसके बाद में जब बोले, जब उसके अपने अपने रह गए थे। 1 घंटे तक थोड़ा आप भी इत्मीनान से सुनते रहे, जब वो बोलने लगे तब बॉयकॉट कर गए। काहे के बोलने लगे? बोलने वो जब बाहर चले गए जब बोलने लगे। अच्छा, चलिए। हाँ, अब जो कनाडा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने हम पे आरोप लगाए कि ये जो आतंकवादी है इसकी हत्या भारत के एजेंट्स द्वारा की गई है, उसका जो मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दिया, उससे आप सहमत हैं या कनाडा की साइड लेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जो भारत सरकार है वो उनकी विदेश नीति पूरी तरह से इसमें विफल साबित हुई है। वो जो है उनको कनाडा गवर्नमेंट को सारे जो ना सारी चीज़ें रखनी चाहिए थी, और तब जो है ना, और सारी बात स्पष्ट तौर से होना चाहिए। ये 2 देशों के बीच में जिस तरह से सौहार्द बिगड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। बैठ कर के इसका समाधान करना चाहिए, बैठ कर के बातचीत करनी चाहिए दोनों देशों के बड़े नेताओं को,
और जो ये लेकिन- उग्रवादी जो जी। वहाँ पर खालिस्तान समर्थक जो वहाँ पर हैं, उनको एक एक करके उनको वो भारत दे में रहे लाना हैं चाहिए। सर, उनको लगातार लिस्ट दे भारत रहे में हैं, लाना चाहिए। उनके प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं ये है ही नहीं, ये तो हमारे कैनेडियन नागरिक हैं, भारत के एजेंट्स ने इसको मार दिया, ये आरोप लगा। तो ऐसा जो ये कदम उठाया गया कि जो पाकिस्तान से- कैनेडियन नागरिक हैं, ये- हालांकि उनका जो ये वीजा है वो पाकिस्तान से अभी तो किसी आतंकवादी को लिया नहीं पाए आज तक। पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो चाहे वो घर में घुस के मारा था ना। डी कंपनी थी, चाहे ये जमात उद दावा और उसके जो डी हिजबुल कंपनी मुजाहिदीन, तो आपके जिन शासनकाल में लोगों बनी ने थी जिन ना सर। लोगों ने जो वहाँ पर यहाँ पर आतंकवादी जो घटनाएं की, सर उनमें से एक को भी ला पाए पाकिस्तान से। उदय भान जी, डी कंपनी की आप बात कर रहे हैं। डी कंपनी के समय में मोदी की सरकार थोड़ी ना थी, ना ही अटल बिहारी वाजपेयी की थी। उस वक्त तो सत्ता में कांग्रेस ही थी। अब तो 9.5 साल से ये हैं। मतलब आपके समय में गए हुए हैं लोग, उनको ये लेके आए, नहीं आपने हमारे जाने क्यों दिया? हमारे टाइम में हाँ। गए हमारे टाइम में नहीं, ये बल्कि पहले ही चले गए थे। दाऊद को गए सर, मोदी सरकार नहीं आई थी तब, नहीं तो जाने नहीं देते। मोदी सरकार के समय ही गए हैं। अच्छा 2014 में आपके पास जानकारी है? आप अब आप बिल्कुल पॉलिटिशियन बताइए ना। पॉलिटिशियन वाले जुमले फेंकने लग गए। हाँ नहीं जुमले नहीं। हाँ हाँ और जब फिर दूसरा, ये तो खैर जा सकते हैं कहीं भी बीच में तो, लेकिन ये 9.5 साल में ये क्या कर पाए? देखिए, ये क्या कर सड़कों पाए? का जाल बिछ गया। इंडिया की जो छवि है पूरे विश्व में विश्व गुरु की बन गई। इंडिया की छवि ऐसी हो गई, जो चीन ने एयरपोर्ट जो आकर के हैं डबल हमारे हो गए। 3000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। चाइना, और ये चाइना को चैन नहीं बोल करके राजी। चाइना से इनको देख करके इनकी घिग्गी बनती है। चाइना से कैसे कभी आंख में आंख डाल करके बात नहीं करते। चाइना किस तरह से हमारी जमीन पर कब्जे करे बैठा है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे अरुणाचल में, जिस तरह से सारा अपने देश में उसका नक्शा भी अरुणाचल का दिखा दिया। फिर चाहे वो जैसे अभी सिक्किम में हो, अभी हम कनाडा सब की जगह। बात कर रहे थे, तब तो आप बोल रहे थे कि ढंग से समझाना चाहिए। तो अभी हम चाइना को समझा रहे हैं चाइना कि को समझ जा, कितने साल पहले समझ जा। नहीं चाइना तो- को दिया कह रहे ना नहीं कोई तो आया, ना कोई कनाडा घुसा, वाला हाल कर देंगे। ना कोई घुसा, ना घुसेगा, ना कोई घुसा है। ये कौन कह रहे थे? फिर वो हमारे जो 20 मारे गए थे फौजी, कर्नल और उसके नेतृत्व में, वो किसने मार दिए? चाइना वो कैसे के मरे? चाइना के भी 40 मरे थे, याद है? चाइना के तो कोई नहीं आया। ये तो कह रहे हैं कि 40 मरे वो रिकॉर्ड में नहीं आने ना। देते ना। चाइना के तो कोई उन्होंने तो एक भी कोई नहीं कहा कौन मरा है। लेकिन जो मरे हैं ना भारत के, चाइना का तो ये कह रहे हैं, ये कितने में बताओ अपने आप को, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया कितने मरे हैं। लेकिन भारत के सबको पता है कि कितने मरे हैं। चाइना वालों को पता और सारे दुनिया को पता है। वो रिकॉर्ड में नहीं आने देते। सारी दुनिया को पता है ना। हमारे सैनिक मरे तो क्यों मरे? वो ये कह रहे हैं जो 9 साल कि भाई चाइना घुसा ही नहीं है। जो 9 साल हैं सर, इसमें ईमानदारी से बताइए कि देश में आपको कुछ चेंज दिख रहा है? जैसे हम सड़कों की बात करें, एयरपोर्ट्स की संख्या जो है डबल हो गई है। देश में दिखाई दे रहा है, देश में दिखाई दे रहा है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर थे वो एक एक करके बेचे जा रहे हैं। देश में दिखाई दे रहा है कि जो 56 लाख करोड़ का जो कर्जा था 171 लाख करोड़ का हो गया। देश में दिखाई दे रहा है कि जो 2 करोड़ हर साल जो रोजगार देने की बात थी, इन्होंने 9.5 साल में सिर्फ 2,73,000 प्राइवेट रोजगार सेक्टर दिया है। में मैं इसको समझना चाहूँगा। इन्होंने बस लंबी फेरिस्त जो होगी दिया सामने। है, हाँ। बेरोजगारी, महंगाई, सारा के किस तरह से, चाहे वो कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, गैस हो, सब में किस तरह से बेइंतहा इन्होंने महंगाई की। मैं कह रहा हूँ लंबी फेरिस्त होगी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक आम व्यक्ति के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, कि ये जो सरकारी कंपनियां, सॉरी, जो मशीनरी थी उसको प्राइवेटाइज किया गया, उसको निजीकरण किया गया, तो उससे एक तो घाटा बहुत हो रहा था, अधिकतर लॉस मेकिंग थी वो। अब प्राइवेट हाथों में गई है तो उसका सुधार भी हुआ है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क आया है, और देश में 2 पैसे की इनकम भी हुई है। जीएसटी देखिए कितना ज़्यादा मिल रहा है अपने को, इनकम टैक्स कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो इन चीज़ों को खाली हम पब्लिक विपक्ष में, सेक्टर में कितने लोगों का रोजगार छना है? रोजगार तो वहाँ पे इसमें रेलवे डिपार्टमेंट में ही हाँ लाखों लोगों के रोजगार इन्होंने प्राइवेटाइजेशन उसमें किया।
और तो वहाँ कोई पे कोई जो कोई नुकसान प्राइवेट में नहीं था जब प्रॉफिट में थे पहले। प्राइवेट अब ये लॉस में जा रहे हैं इनके उसमें रेलवे सर कब फायदे में रही? मुझे लगता है जब लालू यादव बने थे जब तो प्रॉफिट में थी। हाँ तब थी, उसके अलावा बताइए कब रही आप? तो इनके टाइम में तो नुकसान भी चली है ना सारी लेकिन में। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, नौकरियां प्राइवेट में कर रहे हैं, या वो प्राइवेट हिंदुस्तान के लोग में ही तो कर रहे नौकरी तो हैं, मिलती ही नहीं, कहाँ है? पब्लिक सेक्टर में जो तो वहाँ पे नौकरियां थी सबको एक एक वहाँ करके पे सारे काम खत्म कौन किया कर- जा रहा। वहाँ पे काम कौन सारा करता है? सारा शिक्षा स्वास्थ्य सारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ से जा रहा है। वहाँ पे कौन काम करते हैं? वहाँ पे विदेशी आते हैं काम करने के लिए, हिंदुस्तान के लोग नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर में जब 500 आदमी थे वहाँ ये 100 में 60-70 में काम चलाते हैं। प्राइवेट में फिर एनजीओ कर दो, उसको सरकार चलाने की जरूरत नहीं है। ना तो शिक्षा की जरूरत है, ना स्वास्थ्य की जरूरत है, ना सड़कों की जरूरत है। सड़कों पे आपके हिसाब से सारा प्राइवेट कर ही दिया, सब जगह टोल टैक्स लगे हुए हैं। हाँ, सारा ये अपना आप के हैं, जो सारा जो टोल टैक्स कहीं भी किसी भी सड़क पर निकल जाओ सब जगह टोल टैक्स लगे हुए हैं। तो देखो ना सर, तो टोल टैक्स की वजह से हो रहा है। सड़कें भी देखो ना सर, पहले आपको जहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगते थे, आज जो वहाँ पे आप 3 घंटे में पहुँच जाते हो, और एकदम मक्खन की तरह सड़कें हैं। सब जगह। तो थोड़ा पैसा तो पे करना पड़ेगा। वो तो ये शुरुआत हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, हमारे टाइम में पूरा चला और अभी भी तक वो चल रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सड़कों में बहुत अच्छा काम हुआ था। सड़कों की शुरुआत वहीं से हुई थी, है ना, प्रधानमंत्री योजना जो उन्होंने लगाई, गाँव तक सड़कें पहुँची। अब आप मानो या ना मानो, प्रधानमंत्री सड़क योजना और जो ये NHAI की तरफ से जो ये हुआ है अपना पूरा सड़कों का जाल शुरुआत हुई थी, उसमें ये बात ठीक है कि टोल टैक्स जनता पर बोझ तो पड़ा, लेकिन सुविधा मिली और उससे सारा आवागमन भी सुगम हुआ और लोगों को रोजगार भी मिला। इसमें कोई बात नहीं। पहले पैसा नहीं था। पहले पैसा जो है ना वो उसका जरिया तलाश कर लिया इस टोल टैक्स के माध्यम से। अब तो पैसा इतना है कि कितना भी खर्च करो सब जनता ने देने पैसे टोल के लेकिन माध्यम आप ये वाली चीज़ भी देखो ना, जैसे आप तो हरियाणा के हो, जब दिल्ली से आप हरियाणा एक्सप्रेस में बैठ के हिसार तक जाते थे, कोयले की ट्रेन होती थी। जब घर पहुंचते थे तो मुंह काला हो जाता था, सिर में आपके कोयले पड़े होते थे। अब वंदे भारत है। वो कोयले की तो बहुत पुरानी बात हो गई। ये तो तरक्की हो रही है ना, पैसेंजर ट्रेन होती थी। वंदे भारत में कौन जाता है? कोई गरीब आदमी जाता है, कोई बैठ के, उसको बैठने के लिए जगह नहीं। वंदे भारत से नीचे आ जाओ, वंदे मातरम में हवाई जहाज की टिकट जितनी लगती है उसमें पैसे सर 1000 रुपये लगते हैं चंडीगढ़ के, है ना। तो 1000 रुपये अगर आप दे के जाते हो, और ये सबसे सस्ती टिकट है सर। मैं जैसे यूरोप में घूमता हूँ, विदेश में घूमता हूँ, अगर आपकी 3 घंटे की जर्नी हो ना सर, उसकी टिकट 20,000 के करीब आती है। यहाँ पे अपने इंडिया में 1,000 रुपये है। वंदे मातरम कितने ट्रेन से कितने लोग जाते हैं? पहले शताब्दी भी नहीं होती थी। राजधानी शायद आपके समय में आई होगी, तो सुविधा तो है ना सर। हाँ, राजधानी बहुत साल हो गए। राजधानी क्योंकि पहले यहाँ से बॉम्बे जाते थे आप 36 घंटे लगते थे, राजधानी में 14 लगने लगे। कुछ ना कुछ तो वो होगा ही नया। अभी क्रेडिट देना चाहिए, जो सारे जैसे कंप्यूटर का क्रेडिट हम दे देते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है सारे देश विदेश में, वो तो एक अच्छा है। वो देश तो प्रोग्रेस आप अच्छे जाने चाहिए। अब जैसे राजीव गांधी को हम देते हैं ना कंप्यूटर का क्रेडिट देते हैं, तो प्रोग्रेस कंप्यूटर का देते हैं ना राजीव गांधी को। हम संजय गांधी को मारुति का देते हैं। तो वैसी जो अच्छी चीजें हो रही हैं, तो ऐसा कोई है जिसपे आप क्रेडिट देना चाहें? नहीं, अच्छी मेरे को तो वो भी चीज़ भी है ना कि जिससे कि लोग कितने दुखी हो रहे हैं। अच्छी चीज़ तो अब जैसे सड़क है, सड़क का तो ठीक है, शुरुआत अटल जी के टाइम पे शुरुआत हुई थी। वो थे उन्होंने शुरुआत करी थी। नितिन गडकरी ने भी काफ़ी काम किया उसको। नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। नितिन गडकरी ने ठीक काम किया, उसकी सभी सराहना करते हैं। अब तो पानीपत से आपको एयरपोर्ट आने में मात्र 20 मिनट लगेंगे। नीचे से सड़क बन गई है सर, सुरंग बन गई है, उसके ऊपर तकरीबन 12 लेन बन गई है, जल्दी खुल जाएगा। गुरुग्राम से जयपुर वाली, मुंबई वाली सड़क भी काफ़ी अच्छी होगी। आपका तो घर दूसरे वाले उस पे हाईवे पे है। हाँ, मेरा तो इस पर है, दिल्ली आगरा जो पुरानी जो GT रोड है। हाँ, तो अब ऐसा लगता है जैसे बार बार जो विपक्ष आरोप लगाती है कि जो कांग्रेस के नेता होते हैं, दूसरी पार्टी के नेता होते हैं, उनके पीछे ये लोग ED लगा देते हैं, CBI लगा देते हैं, तो कभी ऐसा मन तो नहीं करता कि कांग्रेस छोड़ के इन्हीं के साथ मिल जाए? वो तो चल ही रहा है। हाँ, हाँ। इनका सभी जो भी विपक्ष को तो ये देखना ही नहीं चाहते।
अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई ये किस तरह से करप्शन को दूर कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि ये करप्ट है, अब क्या उसको अजीत पवार को 70,000 करोड़ का बता रहे थे, फिर वो अपने साथ मिला करके डिप्टी सीएम बना दिया। आसाम के मुख्यमंत्री को देख लो, किसी को उसको देख लो, आपकी नारायण राणे को देख लो, आपकी पार्टी में थे नारायण राणे को देख लो, जो आसाम वाले मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो आजकल तो विश्व शर्मा जब तो उसके खिलाफ कितना ये उनके चार्जशीट और पूरा पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा भक्ति भाव में वही है, तो कैसे ये हृदय परिवर्तन कैसे होता है नेताओं का? आप भी बता रहे थे आज कई पार्टियों के नेता आके कांग्रेस में शामिल हो गए। कितने घटिया शब्दावली इस्तेमाल करता है उसको बनाने वाला। इस आपकी पार्टी में भी तो था, तब आपने सुधारा क्यों नहीं उसको? ऐसे आदमी की कांग्रेस को जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो पहले से पहले इसको जब अपनी पार्टी में आ जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, फिर अच्छा लगता है। इसके साथ में ठीक व्यवहार किया जिस लायक था। ये जो कहता ना कि राहुल गांधी ने मेरे से बात नहीं करी, वो कह रहे कि मैं मिलने गया और वो कुत्ते से ही खेलते रहे। अब वो इसलिए कि इस लायक था कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी सारी रिपोर्टें पहुंच चुकी थी। फिर भी कुत्ते से तो नहीं खेलना चाहिए। कुत्ते से खेलना तो गलत है ना। कोई मुख्यमंत्री आया हुआ और आप कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, मतलब देखो ना फिर। नहीं चलो, वो तो उनका पालतू साथ में रहता है। तो जो वो पालतू वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम फालतू हैं जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं किसी स्टेट के। खैर, अब ये जो आज की मुलाकात रही बहुत ही रोचक रही, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करने में, और आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप हमारे शो में आए, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उदय भान जी से तमाम खट्टे मीठे सवालात जो हमारे जहन में थे, जो आपको लगते हैं कि इनसे पूछे जाने चाहिए, वो हमने पूछने की कोशिश की, और उम्मीद है कि इनका जो राजनीति का तजुर्बा था उसको देखते हुए ये हमारे सवालात को गोल गोल घुमा गए या इन्होंने उसका सही जवाब दिया। इसका फैसला हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फैसला आप करेंगे। आप जनता है, जनता सब जानती है। बहरहाल, द मुकेश राजपूत शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।